नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब के निर्माण और यूएस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। आज हम बात करने वाले हैं द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने न केवल वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त किया, साथ ही दुनिया को न्यूक्लियर पावर की भी एक झलक दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाना था। इसका नाम अमेरिकन आर्मी क्रॉप्स इंजीनियर्स के मैनहट्टन इंजीनियर्स डिस्ट्रिक्ट के नाम पर रखा गया था और इसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट कंट्रोल किया जा रहा था। ये प्रोजेक्ट 1939 में शुरू हुआ था और इस डर से प्रेरित था कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। अमेरिका ने यूके और कनाडा की मदद से परमाणु अनुसंधान और बॉम्ब के विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सैन्यकर्मी की एक टीम को इकट्ठा किया। फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में एनको फेर्मी, नाइल्स बोर्स एंड लियो सीजार्ड जैसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट में कई रिसर्च फैसिलिटीज का निर्माण शामिल था, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस लैबोरेटरी थी, जहां परमाणु बॉम्ब का एक्चुअल डिजाइन और असेंबली हुई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप 2 परमाणु बॉम्ब को सफल विकास और परीक्षण हुआ, जिनके नाम द लिटिल बॉय और द फेट मैन था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरवाया। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फेट मैन गिरवाया गया। इन बॉम्ब एक्सप्लोजन के कारण जापान ने आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण उपक्रम था, जिनमें अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग चैलेंज और अत्यधिक गोपनीयता शामिल थी। इसने परमाणु युग की शुरुआत को चिन्हित किया और युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और परमाणु ऊर्जा के विकास के भविष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। एनरिको फेर्मी एक इटालियन फिजिसिस्ट यूएस टीम का नेतृत्व किया, जिसने 2 दिसंबर 1942 को शिकागो यूनिवर्सिटी में सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हासिल की थी। ये सफलता परमाणु बम के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। इस प्रोजेक्ट को अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को इस बात का पता भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट के बाद फेसेस में क्या क्या होना है। प्रोजेक्ट का कोड नेम मैनहट्टन एक कवर स्टोरी प्रदान करने के लिए चुना गया था, जिससे ये स्पष्ट न हो कि इस प्रोजेक्ट में क्या बनाया जा रहा है। न्यू मैक्सिको में स्थित लॉस एलमोस लैबोरेटरी ने प्रोजेक्ट के लिए प्राइमरी रिसर्च और डेवलपमेंट साइट के रूप में कार्य किया। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग थलग कर दिया गया था और कड़ी सुरक्षा की गई थी। इस प्रोजेक्ट ने लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया, जिनमें वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, सैन्यकर्मी और सहायक कर्मचारी शामिल थे। बड़े कार्यभार के बावजूद इनमें शामिल अधिकांश लोगों को इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट उस समय के लिए एक बड़ी और गंभीर चुनौती थी। इनमें कई तकनीकी चुनौतियों से निपटना शामिल था, जैसे यूरेनियम को तैयार करना, प्लूटोनियम का उत्पादन कराना और एक विनाशकारी परमाणु बम विस्फोट की डिजाइन तैयार करना। प्रमुख चुनौतियों में से एक यूरेनियम और प्लूटोनियम की आवश्यक मात्रा का उत्पादन करने के लिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का निर्माण था। प्रोडक्शन साइट्स में वाशिंगटन की हैनफोर्ड साइट, टेनेसी में ओक राइट रिजर्वेशन और Y12 प्लांट शामिल थे, जिन्होंने आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों को ऐसी अपार विनाशकारी शक्ति का हथियार विकसित करने में अनेक दुविधा का सामना करना पड़ा। कई वैज्ञानिक इस बम से होने वाले नुकसान के विरोध में भी आए। फिजिसिस्ट जेम्स फ्रैंके के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक समूह ने रिपोर्ट ड्राफ्ट की, जिसमें उन लोगों ने मांग रखी कि इस बम को सीधे उपयोग ना करते हुए पहले इसकी शक्ति का एक नमूना दिखाया जाए, लेकिन इस रिकमेंडेशन को अनसुना कर दिया गया। प्रोजेक्ट की सफलता इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ व्यापक सहयोग पर निर्भर थी, जिसमें रिफ्यूजी साइंटिस्ट भी शामिल थे जो नाजी जर्मनी से भागकर आए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सीजार्ड जैसे नामी हस्तियों ने भी परमाणु ऊर्जा की क्षमता और परमाणु बम की रिसर्च की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने की भूमिका निभाई।
परमाणु बम का विकास एक बेहद महंगा प्रोजेक्ट था। उस समय मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो आज के समय में लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की विरासत परमाणु हथियारों के विकास से भी आगे तक फैली हुई है। इसने परमाणु ऊर्जा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे परमाणु ऊर्जा शस्त्रों की स्थापना हुई और क्षेत्र में आगे वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता और परमाणु बम्स के उपयोग पर दुनिया की प्रगतियां मिश्रित थी, जो इस नए तकनीक के इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में डर, भय और चिंताओं के संयोजन को दर्शाती है। 1968 में परमाणु हथियारों के पराशर को रोकने के उद्देश्य से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT की स्थापना की गई थी। कुल मिलाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता और उसके बाद परमाणु बम के उपयोग के परिणाम काफी बड़े स्तर के थे। इस प्रोजेक्ट के बाद वैश्विक राजनीति को एक नया आकार दिया गया, हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार उपयोग और शांति की खोज के बारे में बहस छिड़ गई।